अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना इलियास। प्रोग्राम का नाम है ब्रेकफास्ट विद सज्जाद मीर। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम, ठीक ठाक है, मैं बिल्कुल खैरियत ठीक से। ठाक, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। मैच तो जीत रही हैं आप, अल्लाह का शुक्र है, फाइनली पिटाई हो रही है और तो कुछ कर रहे इट्स हैं, रियली नहीं कर रहे हैं, मैच ही कर रहे हैं। इट्स बाकी वेरी तो पॉजिटिव न्यूज़। मुल्क में ही मैच ही हो रहे हैं, ऐसे अच्छे ही है, मैच हो लेकिन रहे वो हैं। पॉलिटिकल मैच है, इसका कोई पता नहीं कौन हारेगा कौन जीतेगा। खैर जी, अपना पहला सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है हेडलाइंस। जी मीर साहब बताएं, कौन कौन सी हेडलाइन? एक तो जी आज तमाम सियासतदानों की एक मीटिंग हो रही है जी। जो नवाज शरीफ ने बुलाई है, जिसमें गुफ्तगू होगी, एक तरह की यकजहती का इजहार होगा। भारत जो आंखें दिखा रहा है उसकी आंखें फोड़ने का इंदिया दिया जाएगा। गलबन इस तरह मैं इस बात को यूँ बयान करता हूँ। और अच्छा, भारत की जो जितनी सरगर्मियाँ हो रही हैं वो उसकी कोई कोई अंत नहीं है जी। उन्होंने कहा जी हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की है। सर्जिकल स्ट्राइक एक मिलिट्री की टर्म है जिसका एक ख़ास मतलब है, और जिस कॉन्टेस्ट में इसको इस्तेमाल किया गया था, इंडिया ने यूज़ किया था कि हम पाकिस्तान के किसी अंदर जाकर किसी निशाने को टारगेट किलिंग समझ लीजिए कर सकते हैं। और उसके लिए आपको बाई एयर आना पड़ता है। फ़ौज के ज़रिए हमला करने को सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करते, वो तो आप बॉर्डर वायलेट करते हैं। और अगर आप करेंगे तो उसका मतलब होगा जंग कर रहे हैं आप बड़ी फ़ौज के ज़रिए से। ये कि आप अचानक किसी जगह जाएँ, वहाँ हमला करें, मकड़ जाए। हमारे जो ISPR के सरबराह हैं जनरल बाजवा, वो ले गए सहाफ़ियों को वहाँ। उन्होंने कहा बताओ यहाँ कैसे सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है, वो कैसे अंदर आ सकते हैं, कोई निशानी मिलती है? आबादी में जाके पूछ लो, लोगों ने कोई गोलियों की आवाज़ सुनी उन्होंने? कोई लोगों को उतरते देखा आसमान से? अच्छा, फिर उतरने वाले कहीं जाते भी हैं, वो कहाँ गए चला पता चले ना, वो वापस कैसे गए? आसमानों से उतरते तो लोग सुनते हैं कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए या किसी तरीके से आप उतार दें, वापस कैसे जाएंगे? कोई नक्शा बता दो, चेक कर लो भाई। और कोई अगर 5 किलोमीटर अंदर आता है हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल के या सरहद के या वर्किंग बाउंड्री पे, तो फिर जा नहीं सकता। उसको हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि शायद उनका तसव्वुर भी नहीं होगा हम क्या कर सकते हैं। और उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि हम इस तरह की जंग के नतीजे के तौर पर वो करेंगे जो किसी के तसव्वुर भी नहीं होगा। फौजी ज़बान में जवाब देना जो होता है वो मुनासिब होता है। उधर इंडिया का अजीब, अच्छा इंडिया में आज फिर एक हमला हो गया। किस जगह हुआ है ये किसी उनके किसी और कैंप पे भी आज हमला हुआ है, और वहाँ भी अब ये शोर पड़ा हुआ है कि ये हमला करने वाले कौन से। इंडियन आर्मी कैंप अटैक, इसमें मकबूजा कश्मीर में, हम उसे इंडियन हेल्ड कश्मीर थोड़ा कहेंगे, इंडियन मकबूजा कश्मीर क्या, मकबूजा कश्मीर में हुआ है, वहाँ हमला हुआ है। वहाँ शायद उनका एक एहलकार मारा गया, अब फिर चाँय करेंगे, फिर बोलेंगे, फिर कहेंगे हमला कर दिया गया। उनकी इंस्टॉलेशन सिक्योर नहीं है। और जिन लोगों को आप अंधा कर रहे हैं, जिनकी जानों से आप खेल रहे हैं, जहां आपने हौलनाक खून की होली खेल रखी है, वहां क्या तवक्को करते हैं कि उनमें ऐसा ग्रुप पैदा नहीं होगा? आज मैंने वो शाहिद सदीकी साहब का आर्टिकल देखा, हिंदुस्तान में जो मूवमेंट बनी थी जिसको बकर सिंह की भी मूवमेंट कहते थे, उसके अलावा और लोगों के नाम हैं जिनके नाम भी हमारे लोगों ने सुने नहीं हुए, उनमें मुसलमान भी हैं। उन्होंने कैसे अंडरग्राउंड काम किया था, ट्रेनों को लूटा था और वगैरह वगैरह। तो ये तो मूवमेंट बन जाया करती है। आप बज़ाहिर तो कायदे आज़म लीड करते हैं, बज़ाहिर तो गांधी और नेहरू जो है वो नज़र आते हैं, अंदर मूवमेंट बनती है। जब लोग तंग आते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो बहरहाल वहाँ भी एक आज फिर हमला हुआ है, आज फिर एक वाक़या हुआ है, वारदात हुई है। मोदी ने कहा है कि साहब हम किसी मुल्क की ज़मीन पर नज़र नहीं रखते, यानी इस तरह का बयान है कि हम किसी मुल्क की सरजमीन पर ना हम हमला करते हैं ना दूसरों की सरजमीन पर नज़र रखते हैं। तो उसका मतलब सर्जिकल स्ट्राइक तो फिर आपने नहीं की होंगी ना। हम हमारी ज़मीन पे आप नज़र नहीं रखते, बड़ी मेहरबानी है आपकी, रखेंगे तो आंखें भी निकाल देंगे। ऐसी नज़रें नहीं हम देखते जो हमारे मुल्क की सरजमीन पर नज़रें गाड़ें और देखें और फिर बच के चली जाएं, ऐसा हुआ नहीं करता। और ये कोई हम वो पैलेट गनों से नहीं आंखें छीनते, हम नोच लिया करते हैं। और इस तरह की बात आप सोचें भी ना कि आप नज़र रखेंगे किसी मुल्क की सरजमीन पर। और आपका एक जुनून है, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसकी भी सब कॉन्टिनेंट में तारीख है, उसका भी याद तस्करा है। बहुत सी चीज़ें जो है अब हम खुलती जा रही हैं, पढ़ते जा रहे हैं लोग। तो मोदी का ये बयान, जनरल हमारे बाजवा का बयान, और सारी सूरत हाल कश्मीर की दिखाना, और वहाँ उनके आर्मी चीफ ने उस के साथ जिसके बारे में कहा जाता है उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की है, उससे ना मिलना। अच्छा, ये कहना कि हमने बड़ा सबक सिखाया है पाकिस्तान को। अच्छा, UNO वाले मिशन कहते हैं हमने तो कोई फायरिंग सुनी है और ना कोई सर्जिकल स्ट्राइक देखी है, ऐसा कुछ वो पाकिस्तान के इलाके में तैनात है। इंडिया वालों ने अपने इलाके से उनको खारिज कर दिया हुआ है। वहाँ वो रहते थे, उनका नहीं मकान खाली करो, आप ये जगह खाली करो, आप यहाँ नहीं रह सकते। तो UNO भी कह रहा है कि हमने ये चीज़ देखी नहीं है, वो उनका इसरार है। वो पब्लिक ओपिनियन को शायद वो विन ओवर करना चाहते हैं, उनको सिखाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं, वो कर रहे होंगे ड्रामा, जो भी ड्रामा उन्होंने करना है। बहरहाल
पाकिस्तान का अच्छा उधर देखें वो धमकी दे रहे हैं कि हम सिंध तास माहिदा जो मंसूख कर देंगे। जी। कहना आसान है साहब, करना मुश्किल है। और रिजल्ट के तौर पर सिर्फ इतनी सी खबर आई है कि तिब्बत के पहाड़ों से निकलने वाला ब्रह्मपुत्रा जिससे गंगो जमन भी निकलते हैं और जिससे पानी मशरकी पाकिस्तान तक जाता है, उसके एक झेली दरिया पर, ज़ाहिर है कई दरिया मिलते हैं तो एक बड़ा दरिया बनता है, उस दरिया पर चीन बंद बना रहा है और कई साल तक वो बंद बना भी सकता है। और बंद बना देंगे तो फिर उसके नतीजे का अच्छा, जहाँ तक पाकिस्तान के पानी की बंदिश का ताल्लुक है, एक कोई सेमिनार हुआ जिसमें खुर्शीद महमूद कसूरी ने कहा है कि अगर भारत ये करना भी चाहे तो 25 साल तक नहीं कर सकता। ऐसे थोड़ा है कि आपने एक रोड़ा अटका दिया और पानी बंद हो गया, ऐसे थोड़ा हुआ करता है। तो ये कोई एक दिन का काम नहीं है, हमारी लंबी लड़ाई है जो इंडिया के साथ पानी पर भी हो सकती है, किसी चीज़ पर भी हो सकती है। बहरहाल आज तमाम पार्टियों का मुश्तरका इजलास हो रहा है जिसमें इस अज़्म का इजहार किया जाएगा। ज़ाहिर है कि हम अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो पूरी कौम इस मामले में मुतहद है। अपनी लड़ाइयाँ हमारी अपनी जगह, हम अपने झगड़े करते हैं जिसका भी मैंने तज़किरा नहीं किया, जानबूझ के मैंने डेफर किया हुआ है, वो अपनी जगह। मसलन सबसे बड़ा तो ज़ाहिर है कि 30 तारीख का धरना तो नहीं, जलसा था, उसको वो मार्च भी कहते हैं। देखिए मुख्तलिफ नाम है, मार्च कह लें, रैली कह लें, धरना कह लें, जलसा कह लें, कुछ जलसा था। वहाँ इमरान खान की परफॉर्मेंस जो है वो आउट क्लास थी। आई मस्ट से दैट, आउट क्लास के दो मानों में। एक तो इमरान के बारे में तासुर हुआ था कि वह लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकता, लोग थक गए, मोबिलाइज नहीं कर सकते। और लाहौर में भी जो मुजाहरे किए थे वो कमज़ोर थे, कराची का मुजाहरा उससे भी कमज़ोर था। इमरान ने साबित कर दिया कि लोगों को इकट्ठा कर सकता है। वो मुल्क शहर से लोगों को लाए, कैसे भी लाए, लेकिन ये ज़ाहिर है कि मोटरवे भी भरी हुई थी, GT रोड भी भरी हुई थी, इस तरफ से लोग आ रहे थे। और जो हमारे वज़ीर कानून पंजाब के, उनसे मुँह से निकला 30,000 लोग तो ये बाहर से लाए। अगर बाहर से 30,000 लोग हैं और बाकी लाहौर के हैं तो 50,000 तो 60,000 तो आपने मान लिए ना जी। ये बहुत बड़ी तादाद होती है। बाद में शायद उन्होंने अपनी फिगर को रिवाइव किया, उनको डांट पड़ी होगी कि क्या बता रहे हो, 15 पे क्या कह रहे हो, तो 15 पे शायद आ गए। तो लेकिन ये है कि ये हुकूमत जो देख रही है उनको ही पता है कितने लोग इमरान खान ने इकट्ठे कर दिए। और उस जगह से मैं तकरीबन रोज़ाना ही गुजरता हूँ, और इसलिए गुजरता हूँ कि करीब ही मैं जो मेरा मुतबादिल घर हो सकता है, अब जहाँ रहता हूँ वहाँ से अगर मैं शिफ्ट करूँगा तो वहाँ मुझे जाना पड़ता है कभी कभी देखने के लिए क्या काम कितना है वहाँ, तो वो वहीं से गुजरता। तो मैंने वो जगह देखी है, वो बहुत बड़ी जलसागाह नहीं है, लेकिन फिर भी जितने लोग इकट्ठे हुए हैं ये इस बात को साबित करते हैं कि इमरान खान अच्छा पहले तो ये था कि सिर्फ उसके क्रिस्मे पे लोग आते थे, अब उसने ये भी साबित कर दिया है कि उसकी तंजीम भी है। लाहौर में आके जब उसने कहा कि भाई तुम लोगों ने क्या किया है, और पार्टी तो ज़ाहिर है कि पार्टी में तो वडेरे ही होते हैं, यानी सियासी वडेरे, वो वडेरे नहीं, सियासी वडेरे होते हैं, तो यूं ही करने लगे। अगले दिन वो बैठा गाड़ी पे, उसने सारे शहर का राउंड लगाया, जगह मुझे भुट्टो याद आ गए। भुट्टो एक शहर से निकलते थे दूसरे शहर में जाते हुए, हम मजाक करते थे 25 लोग मौजूद हैं, भुट्टो साहब तकरीर कर रहे हैं, एक दिन में 17 तकरीरें कर दी 6 घंटे में, लेकिन उनका स्टाइल था। यही काम इमरान ने तकरीबन किया। तकरीरें क्या करनी होती, 20 लोग खड़े हुए हैं, आप खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि बस आप आना उस दिन और साबित कर देना, पाकिस्तान में तारीख रकम कर देना। ये और दूसरी परफॉर्मेंस जो उन्होंने की है वो ये है कि उन्होंने बड़ी स्क्रीन लगा दी थी। हाँ जी। उन स्क्रीनों पे उसने वो सारे डॉक्यूमेंट्स जाहिर किए हैं जिन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक गोया उनका जो मुकदमा है वो साबित होता है कि ये सारी जायदादें कब खरीदी गई, कैसे खरीदी गई, स्विट्ज़रलैंड के बैंकों से कर्जे लिए गए, वो किस मरियम नवाज़ के नाम पे थे, हुसैन नवाज़ के नाम पे थे, कब लिए गए, कैसे लिए गए, और इसका उनका मुकदमा क्या बनता है। मेरा ख्याल में इस तरह किसी लीडर का इतनी बड़ी स्क्रीन पर इतने बड़े और इमरान फर्स्ट टाइम ये पिछले हफ्ते में जब वो जर्नलिस्टों से मिले तब भी कंसिस्टेंट नजर आए, वरना वो उनकी बात इतनी कंसिस्टेंट नहीं हुआ करती, शायद कुछ छुपाना चाहते थे या पूरी मालूमात हासिल नहीं थी। अब वो कंसिस्टेंट मुकदमा पेश करते हैं। उन्होंने कहा जलसा वलसा कोई नहीं, अगर हमारी बात ना मानी गई तो मुहर्रम तक तो छुट्टी, उसके बाद हम इस्लामाबाद बंद कर देंगे। अब इस पर तनकीद हो रही है इस्लामाबाद बंद करना जायज़ है, नाजायज़ है, आइन के मुताबिक है या गलत है, बगावत है या क्या है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मुहर्रम तक के लिए तो उन्होंने वो सारी बहसें अपनी जगह। लेकिन दो बातों का आपको एतराफ़ करना पड़ेगा कि उसमें उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी और उन्होंने अपने आप को एक ऑर्गेनाइज़र के तौर पर भी साबित किया है। मतलब ये है कि अगला साल अगर अल्लाह करे 18 में इलेक्शन हो तो अच्छा है, ज़्यादा खूब रौनक से गुजरेगा, अपोजिशन भी ज़ोरों में होगी, हुकूमत को भी ज़रा बिहेव करना पड़ेगा और ज़ोर लगाना पड़ेगा। बहरहाल मैं तो इस बात का हामी हूँ कि ये हुकूमत 18 तक रहे। मुझे एनर्जी के मनसूबे मुकम्मल होते दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये भी पता है कि कुछ जो सड़कें लॉजिस्टिक उन्होंने बनाने हैं, इंक्लूडिंग ऑरेंज लाइन, मैं उसका मुखालिफ में नहीं, हामी में हूँ।
ये सारी चीज़ें भी मुकम्मल हो जाएंगी। अच्छा, इसका असर हो सकता है कि अपोजिशन पर नेगेटिव पड़े, लेकिन बहरहाल अब नेगेटिव पड़े या पॉजिटिव पड़े, कौम को तो इसी में फैसला करना है। कभी कभी कौम कारकर्दगी नहीं देखती, कुछ और चीज़ें देखती हैं। अब देखना है कि वो पनामा लीक्स को देखती हैं या कारकर्दगी को देखती हैं, लेकिन फुल इस पर काम होना चाहिए जी। मैं कोई अब ये ना समझा जाए आज के मैंने आपको पीटीआई की हमायत कर दी है या नून लीग की मुखालफत कर दी है। नून लीग की मुखालफत है ना पीटीआई की हमायत है, बल्कि उस दिन का जो किस्सा है उसको बरसरेआम बयान किया है। पुराने जलसों को मैं नाकाम कहता रहा हूँ, अलान कहता रहा हूँ और हिकमत अमली पर भी एतराज़ करता रहा हूँ, और जब भी ऐसी होगी सूरत हाल तो एतराज़ भी करूँगा जी। और इस वक्त मेरे ख्याल में हुकूमत की आँखें भी खुलनी चाहिए और उन्हें अपनी हिकमत अमली को ज़्यादा वाज़ेह करना चाहिए जी। ये सारी खबरें तो यही हैं। और ये एक दिन डॉन की खबर परसों थी, मैं हैरान था कि ये खबर है कि भाई इंडिया ने अपना बंदा मांगा है। अच्छा, बंदे मांगने से लगता था कि वो उनकी फ़ौज आई है, हमने कब्जा कर लिया। मालूम हुआ कि उनका एक शहरी रास्ता भूल के आ गया, शहरी नहीं तो फौजी था। होता है, वो बॉर्डर ऐसे ही होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल भी ऐसी होती है। वो पाकिस्तान ने कब्जे में कर लिया और पाकिस्तान ने ऑफिशियली कहा है कि वो हम तहकीकात के बाद उसे छोड़ भी देंगे, और ऐसा होता रहता है, कोई नई बात नहीं है कि जिसके बारे में कहा जाए कि अच्छा, तारक फातमी जो हमारे वज़ीर ममलकत हैं एक तरह के, खारजा अमूर के और मशीर हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने कहा है कि उन्हें यकीन है, मुझे यकीन है कि उड़ी पर हमला भारत ने खुद कराया है। यानी कि ये पहली बार मैं पाकिस्तान के किसी हायर ऑफिशियल ने साफ लफ्ज़ों में कहा है, यानी यकीन है कहा, ये नहीं कि गुमान है, लगता है, ऐसा नहीं, यकीन है कि हमला पाकिस्तान ने खुद कराया है। और फ़ौजी क़यादत ने बता भी दिया है हमारे लोगों को कि हमारी तैयारी कितनी है। मतलब पाकिस्तान बिल्कुल हर तरह से तैयार है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सूरत हाल जो है। एक आखिरी खबर जो मैं देना चाहता हूँ वो परवेज़ मुशर्रफ का इंटरव्यू है जी। एक छोटी मोटी खबरें और भी हैं। ट्रंप ने टैक्स नहीं दिया मिसाल के तौर पर 18 साल पहले उसने $90 करोड़ का खसारा शो कर दिया था, जिस पर लीगली उसे 18 साल की छूट मिल गई, वो टैक्स नहीं दे सकते, तो वो 18 साल से टैक्स के बगैर बैठा हुआ है। कमाल का आदमी ये भी वैसे। अच्छा, मुशर्रफ ने 4 बातें की हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जमहूरियत के लिए मौजू नहीं है जी। अल्लाह आपका करम करे, हमें आपके बारे में यही अंदाज़ा था कि आपकी यही राय है। ये जो आप खड़ाक काफलीक और मचाते रहे और इलेक्शन कराते रहे, ये ड्रामा था, असल आपका यही ख्याल है। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं 40 साल से फ़ौज से मुतल्लक़ रहा हूँ, इसलिए फ़ौज ने बड़ी मदद की है, तो इसमें मुझे खुशी हुई है। मतलब मुल्क से बाहर जाने से, अदलिया से बचाने में वो जो इल्ज़ाम लगता था कि फ़ौज की मदद से बचे हैं, वो वहाँ पेश नहीं होने का। 40 साल मैंने खिदमत की है तो उन्होंने बचाया। हालांकि उस वक्त सूरत हाल थी, फ़ौज एम्बेरस हो रही थी, फ़ौज ने तो उनको कहा था मुल्क में ना आए, लेकिन फ़ौज ने साथ दिया है और ये अब तारीख का हिस्सा है, इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमें इस्तेमाल किया और धोखा दिया। हम तो पहले कहते थे कि आप धोखा खा चुके हैं, आपको पता ही नहीं था कि अमेरिका आपको कैसे इस्तेमाल कर रहा है। ज़ियाउल हक तो जब इस्तेमाल होता था तो वो तो असला भी डायरेक्ट नहीं देने देता था, पैसा भी कहता था हमारे थ्रू जाएगा, और बाकी कहानियाँ जो चाहे कर दे। उसने डायरेक्ट तालिबान के साथ अमेरिका के राब्ते नहीं होने दिए, इसलिए तो अमेरिका अब चीख रहा है कि तालिबान से हमारी बात कराओ। वो तालिबान ही थे उस वक्त, तो मुजाहिदीन थे, वो दूसरा ग्रुप बनता था। और एक तीसरी बात यह है कि तर्ज हुक्मरानी पाकिस्तान में ऐसा है कि लोग फ़ौज की तरफ देखते हैं, आर्मी चीफ को आना पड़ता है, हाय हाय सदके जावा। तो ये सारी सूरत हाल है, जिसकी 4 बातें जो हैं उनकी बड़ी गौर तलब है, उस पर देखना चाहिए जी। यही आज की बड़ी खबरें हैं जी। मेरा ख्याल है कि साल वक्त ले लेते हैं, 3 दिन की खबरें हैं जी। अच्छा ठीक है, फिर हम एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक से जब वापस आएंगे नाज़रीन तो अपना अगला सेगमेंट शामिल करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अपना अगला सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है इनसाइड। जी मीर साहब, आर्टिकल्स। ये पहला आर्टिकल जो मैं आमतौर पे AQ खान साहब रूटीन में लिखते हैं, हमेशा लिखते हैं, मगर अक्सर औक़ात उनका आर्टिकल नहीं पढ़ पाता क्योंकि बहुत सी चीज़ें सियासी मैदान में आती हैं। आज उन्होंने एक फ़कीदुल मसाल कौमी हीरो का तज़किरा किया है। ये भी एक हमारी तारीख़ का एक पस मंज़र है जिससे हम कम लोग वाकिफ़ हैं। AGN काजी आफ्ताब गुलाम नबी काजी, AGN काजी के नाम से पूरे मुल्क में जाने जाते थे, बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट थे। भुट्टो साहब ने आकर उनको अहम चीज़ें वज़ारत ख़जाना एक तरह की सौंपती थी, सेक्रेटरी जनरल वज़ारत ख़जाना बना दिया था। उस वक्त आगा शाही हमारे सेक्रेटरी जनरल दफ़ा के थे, खारजा के थे, और गुलाम रसाक खान दफ़ा के थे। ये 3 बड़े ब्यूरोक्रेट थे। पता चला कि इन तीनों ने गोया उस पूरे मंसूबे को पायनियर किया था, या उसको हेड किया था, या उसको लीड किया था, जो एटम बम बनाने का मंसूबा था।
ये किस तरह जब 75 में आए, किस तरह भुट्टो से मुलाकात हुई, किस तरह जनरल इम्तियाज़ वहाँ थे, ये आगा शाही थे, फिर कैसे वो मनसूबा बना, इनको मुनीर खान के साथ पहले लगाया गया, चेयरमैन जो हमारे एटमी कश्मीर के, कहने वो तो मीटिंग में कहते थे कि भाई हमें एटम, भुट्टो को तो जुनून तारी हो गया है, हमें एटम बम नहीं बनाना। और जो मुझे कहा रिपोर्ट तो पता चला चंद खंडरों में 10-12 बच्चे काम कर रहे हैं, उसको कहते हैं एटम बम तैयार किया जा रहा है। तो मैंने भुट्टो से कहा कि भाई मुझे उन्होंने कहा रोक लो, मैंने रोक लिया। मेरी बीवी को, उसकी बूढ़ी वालदैन वहाँ थे, फलाना था, सारा तो वहाँ मेरी तनख्वाह थी, प्रोफेसर होने वाला था और ये था वो वगैरह, तो उस सब नुकसान उठाया। बीवी कहा तो वो घबरा गई, लेकिन उसने कहा कि तुम आना तुम्हारे कुछ फ़ायदे में है। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं जो आ रहा हूँ वो काम सिर्फ मैं कर सकता हूँ, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि दुनिया का कोई और शख्स कर ही नहीं सकता। तो वो तैयार हो गई। कहता मेरा दिल करता है कि जिन एहसान फरामोशों में मैं गिरा हुआ हूँ, काश हमने ये फ़ैसला ना किया होता। मेरा ख्याल कदीर खान साहब को ज़रा इन मामलात पे, वो कई मामलात पे एहतियात नहीं करते, और उसी की वो सारा बहुत से मामलात उनके उसी वजह से पैदा होते हैं। मैं उनको कोड नहीं करता, मैं उनको बेइंतहा मुद्दा हूँ, वो एहसानमंद भी हूँ, मोहसिन पाकिस्तान है, कुछ शक नहीं है, लेकिन लिखते लिखते वो कभी कभी अपने एक जज्बात में पहले भी आ जाया करते थे, इन वाक़यात के बाद अब ज़्यादा आ जाया करते हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि उस वक्त जो कमेटी बनी, AGN काजी उसके सरबराह थे, मैंने इख्तियारात मांगे, गुलाम साक ने भी इतराज़ किया, वो आगा शाही थे तीसरे, और फिर जब AGN भुट्टो चले गए तो AGN काजी के जनरल आरफ आ गए। तो इन पूरी खिदमात का जो उन्होंने की और कैसे बाकी और लोग थे, इम्तियाज़ भट्टी वगैरह, और उसका तज़किरा किया है। और लोग AGN काजी के इस रोल से शायद वाकिफ़ नहीं है। वो सिंधी थे और कमाल के, देखे ना, एक सिंधी था, एक पठान था गुलाम साक खान। आगा शाही कहाँ के थे मुझे नहीं पता, वो मुत्तहदा हिंदुस्तान के थे। उन लोगों ने एटम बम बनाया ना जी। जनरल जाहिद अली अकबर उस वक्त ब्रिगेडियर थे, उनके ज़रिए कंस्ट्रक्शन हुई, ज़िया-उल हक के ने उनको सौंपा था। तो ये सारे लोग जो थे, पाकिस्तान ये था जिसे हमें सोचना चाहिए कि उसको ना कोई सिंधी था, ना पठान था, ना बलोच था, ना पंजाबी था, पाकिस्तानी था। और कई कहानियाँ तो मुझे भी मालूम है किस तरह इन्होंने आलमी सतह पर सारा ये ऑपरेशन किया और कमाल तरीके से कंडक्ट किया। दुनिया के बड़े ऑपरेशन में से एक है। हमारे एटम बम बनाने की कहानी आसान नहीं, बड़ी मुश्किल है कहा जाता है। दूसरा, आज मैं एक आर्टिकल जरा डिफरेंट पढ़ रहा हूँ, जो नाम हमारे इरफान सदीकी है ना, बड़े लिखने वाले, अब तो हुकूमत में है इसलिए लिख नहीं रहे, तो उनके छोटे भाई, जो छोटे नहीं, बड़े छोटे ही हैं शायद, शाहिद सदीकी साहब, डॉक्टर शाहिद सदीकी साहब बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर हैं इस वक्त। उनका एक आर्टिकल है जिससे मैं यूँ कहूँ, तर्जमा करूँ कि शोहदाए काकोरी और ब्रिटिश राज के नाम। एक काकोर जो ना, मोहसिन काकोर भी थे, ये थे, हमने लखनऊ के करीब कोई कस्बा था, वहाँ एक ट्रेन लूटी गई थी। इन्होंने बताया कि आज़ादी की तारीख जब चली थी, यहाँ खिलाफत मूवमेंट भी चली थी, अदम तावन की तारीख, जिससे वो क्या नाम देते हैं हम, तर्क मवालात की। वैसे तो हिजरत तहरीक भी, कि हिजरत कर जाओ, और रेशमी रमाल की तहरीक कही, लेकिन ये बड़ी, एक को गांधी लीड को कर रहा था, एक को मोहम्मद अली और मोहम्मद अली जौहर लीड कर रहे थे, शौकत अली वगैरह, अजमल खान वगैरह। तो ये उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि फिर उसके बाद जब तर्क मवालात, सिविल नाफरमानी की तहरीक ख़त्म की गांधी ने, एक कोई वाक़या हो गया उसके आड़ लेकर, तो कुछ लोग में रिएक्शन पैदा हुआ। उन्होंने फिर एक तंजीम बनाई, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA, और उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक खान, ये लोगों ने कहा कि अब कैसे किया जाए। उन्होंने कहा तंजीम बनाने के लिए लाजमी है कि पहले तो कुछ पैसा हाथ में आए। तो उन्होंने ट्रेन लूटने का, ट्रेन में जब खजाना जाता है, लूटने का फैसला किया। तक्काकोर एक जगह है उसके करीब, वहाँ लूटा गया, वो उसमें सवार हुए, और उसके बाद ये कैसे फ़रार हुए और कैसे अशफाक खान गिरफ़्तार हुए, 10-12 महीने गिरफ़्तार नहीं हुए, पता चला, फिर कैसे गिरफ़्तार, फांसियाँ दी गई, भगत सिंह उसके बाद पैदा हुआ। तो वह उन्होंने कहा कि तारीख़ हमारी यानी एक तरह थोड़ी है, कई तरह से लड़े हैं सब कॉन्टिनेंट के लोग, मुसलमान हो, और जंग आज़ादी में एक हो गए जिससे अंग्रेज़ गदर कहता था, वजह वो थी उनके सूअर की चर्बी उनका। तो बहरहाल इन्होंने उस तारीख़ को याद किया है जो हम भूल चुके हैं और शायद नहीं जानते कि उसका क्या असरात हम पर हुए हैं और क्या क्या कुछ उस पर फैला है जी। अच्छा, एक आर्टिकल आज जी खुर्शीद नदीम ने भी लिखा है। उन्होंने जो ये सूरत हाल है इमरान खान पर, उनका तो एक पैक्ट एक इसमें है, वो कोई इमरान खान के हामी नहीं है। 30 सितंबर के बाद क्या होगा और वगैरह वगैरह, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद बंद करने का ऐलान किया है, किसी को हुकूमत नहीं करने देंगे। इमरान खान ने 2 ऐलान किए, उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल है, आईनी है। अब ये इस सवालों पर होंगे, छोड़ दीजिए कि उस वक्त तक क्या था, अब ये बताइएगा ये जुर्रत की अलामत है या लाकानूनियत की अलामत है, ये सवाल उन्होंने पूछा है। और आइंदा हालात क्या होंगे, एहतजाज
ये बातें अब सवाल ये नहीं रहा कि एहतजाज करना चाहिए कि नहीं करना। अब सवाल ये हुआ है कि रियासत और आइन पर अदम एतमाद के क्या माने हैं। गोया उनका कहना ये है कि ये ऐलान करके उन्होंने रियासत और आइन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। फिर इस पर वो जदीद सियासत में इसे बगावत कहते हैं और वगैरह वगैरह, और कानून और आइन ऐसी चीज़ों इनकलाब होती हैं, खुमैनी लेकर आया, इश्तराकियत लेकर आई, इनकलाब आइडियलिज्म वगैरह वगैरह, उन सारी बहसें की है। और सिर्फ नाफरमानी की आइन में कोई इजाज़त नहीं है। इनकलाब के लिए बड़ी आजमाइशों से, और शेख रशीद का इस्तेमाल यही है कि वो इस तरह की फ़ज़ा पैदा करे। वो इमरान खान के इस कॉन्सेप्ट से एग्री तो नहीं करते, लेकिन अब इसको वो बगावत कह रहे हैं, इसको आइन के ख़िलाफ़ कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि गोया इसका नतीजा जो है ना कि वो रियासत को ना मानने की सूरत में निकलता है। ठीक है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू शुरू से यही रहा है, कभी इन्होंने कोई और रवैया तो इख्तियार नहीं किया, इसलिए कोई इस पर शक भी नहीं कर सकता। एक हमारा आर्टिकल छोटा सा जो आमर खाकमानी लिखते हैं, उन्होंने कहा कि बस लोग बीमारियों में किसी का जिक्र किया है, कैंसर फलां, आपने भी किसी जाने वाले का जिक्र किया है। बैतुल माल मदद किया करता था, प्रेसिडेंट हाउस में ज़िया खोखर थे, वो ज़मुरत खान को कहते थे, अब कोई नहीं करता, फलां आदमी फंसा हुआ है। मैंने अमजद साकिब से बात की, उन्होंने कहा जी हमारा ताल्लुक तो पंजाब गवर्नमेंट से है, लेकिन किसी को कहना पड़ेगा तो मैं कह दूँगा वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि हाइपेटाइटिस सी वगैरह के इलाज जो हैं उनके टेस्ट महंगे किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि आसान टेस्ट आपने कर दिए हुकूमत पंजाब ने इसके डेंगू के, इसके भी कुछ करें। मतलब जो बीमारियों के लिए लोगों को सहूलतें नहीं मिलती, उसके लिए उन्होंने एक तरह का कुछ हवाले देकर उनका तस्करा भी किया है और हवाले भी दिए जी। अच्छा, एक मज़े का कालम इज़हारुल हक का है, शायर आदमी है ना जी, तो उन तरीके से उन्होंने कहा कि जब चर्चिल आया था उसने क्या तकलीफ की कि मेरे दामन में कुछ नहीं सवाए लहू, मुशक्क़त, आंसू और पसीने के, ब्लड, टॉयल, टीयर्स एंड स्वेट, नथिंग टू ऑफर यू। तो उन्होंने कहा कि जब जंग की हालत में ये जो सूरत हाल पैदा होती है, तो उन्होंने कहा जब अल आलमीन की जंग सबसे बड़ी जो टैंकों की लड़ाई गिनी जाती है जीत ली, तो उन्होंने कहा ये जंग का खात्मा नहीं है, ये खात्मे का आगाज़ भी नहीं है, बल्कि आगाज़ का खात्मा है। बड़ी फिक्रा उनका। उन्होंने कहा कि एक चीज़ होती है कि जो एक वायरस है जो राणा सांगा से चलता हुआ, शेवाजी से होता हुआ मोदी तक पहुँचा है, और उस वायरस का नतीजा है कि वो जो है वो बड़े बिखरे हुए हैं। लेकिन याद रखो, जंग फौज ने लड़नी है और कौम ने लड़नी है। हुक्मरान सारे ऐसे कैसे हैं, हुक्मरान टोला सियासतदान ऐसी तैसी सबकी, ये भी एक आजकल चला हुआ है। उन्होंने कहा हम उनसे कसाब कहते हैं, कसाब तो फिर भी जानवरों को ज़िबा करते हैं, ये दरिंदे लोग हैं वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने पाकिस्तानी सियासत, उन्होंने चर्चिल, डिगाल, कायद आज़म इनका जिक्र किया कि जंगें ये लड़ते हैं वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा ये मौलाना इनके साथ हैं जो कहते हैं फाटा में ज़्यादा जुल्म हो रहा है जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, कैसे ये हुकूमत के साथ है। और एक कहता है मैं चादर लेके अफगानिस्तान हिंदुस्तान चला जाऊँगा, अजकज़ई वगैरह। उनके खिलाफ इन्होंने खासा गुस्सा दिखाया है, और इमरान के बारे में कहा कि उसको भी एक वायरस हो गया है, और जैसे दूध देते हुए बिल्ली मेंगड़ियाँ डालती है या लात मार के गिरा देती है बाल्टी को। उन्होंने कहा कि वो कहता है स्वात वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन क्यों हुआ है, वहाँ नहीं होना चाहिए था, कराची में कर लो वहाँ। तो ये उन्होंने कहा मुस्लिम खान ज़िबा करता था लोगों को, पैरों से आप सरों का फुटबॉल बना के खेलते रहे ये लोग, और बाज़ारों, सड़कों क्या क्या तबाही मचाई है, घरों से लेकर तालीमी इदारों तक इन्होंने हर चीज़ मनसूख करके रख दी है। और लेकिन उन्होंने आखिर में बात की कि तहजीब और दानिश के मंबे हमारे देहात हुआ करते हैं, इंडिजिनस विजडम कहते हैं ना। उन्होंने कहा वहाँ एक कहावत है कि बेवकूफ़ की दो निशानियाँ हैं, कि सर्दियों में उससे पानी मांगा जाए पीने के लिए तो ठंडा यख पानी ले आए, और नंबर 2 है कि दरवाज़ा खुला छोड़ के चला जाए। उन्होंने तीसरी निशानी और ऐड कर लीजिए, वो ये है कि कौन सी बात कब करनी है कब नहीं करनी है। तो ये भी अपना गुस्सा निकालने की सूरत है। हामिद मीर ने कहा कि असल मसला कश्मीर नहीं है बल्कि पाकिस्तान है उनके लिए। वो अगर कश्मीर का मसला आप तय कर भी लेंगे ना जी, तो उनका टारगेट पाकिस्तान है। और उन्होंने कहा देखिए कई चीज़ें इकट्ठी होती हैं, मसलन बिरयानी और पुलाव में दोनों चावल से बनते हैं लेकिन फ़र्क है। तो ये एक लंबी बहस, फल सब्जियां हमारे एक हैं, अमृतसर वगैरह ये है वगैरह, लेकिन ये है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा जी। अब ईरान के बारे में नजमा बर्स जमेहर के आर्टिकल हैं जी, मैं अब मुख्तसर करता हूँ कि अहमदीनजाद को कह दिया गया कि वो इलेक्शन नहीं लड़े, खamenei ने कहा है। और दूसरा ये है कि पासदान इनकलाब के साथ कोई बैंक डील नहीं कर रहा, पासदान इनकलाब वही हैं जो उनकी इनकलाबी फोर्सेस के साथ चलते हैं। एक आर्टिकल और है कि सऊदी अरब को माली खसारा इतना हो रहा है कि सरकारी लोगों की तनख्वाहें भी कम हो गई हैं, मलात भी कम हो गई है। और एक और आर्टिकल है कि जेनेरिक नामों से दवाइयाँ बनाने का एक तरह की इजाज़त दी जाए।
जनरक नाम हमारे यहाँ भी हुआ था। एक तो होता है ना ब्रांड नेम के साथ चलती हैं, एक जनरक नाम से चलती हैं। भुट्टो के ज़माने में तजर्बा हुआ था, नाकाम हुआ था। सब स्टैंडर्ड दवाएं, अब पैरासीटामोल आपको ठीक नहीं मिलती थी, पैराडोल के नाम पे मिलनी है, कालपोल के नाम पे लेनी है, किस नाम पे लेनी है आपको पता होता है। उस वक्त पता नहीं हर तरह की पैरासीटामोल थी, कोई बुखार ही नहीं उतारती थी कई बार। तो अब वो तजर्बा कई जगह सोशलिस्ट ममालिक का था, नाकाम हुआ है। आप कहते हैं कि गरीब मुल्कों को इजाज़त देनी चाहिए, लेकिन उसको स्टैंडर्डाइज करें। उस वक्त मशरकी यूरोप की दवाएं आ रही थी और पता नहीं कहाँ कहाँ की रॉ मटेरियल आ रहा था। तो बहरहाल इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। दुनिया बहुत सी चीज़ों पर बहुत तरह से सोचती है। कभी कभी कुछ तजर्बे नाकाम होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक कॉन्टेंट होता है। जी फिलहाल वक्त हुआ नाज़रीन छोटी सी ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ चलेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अपना आखिरी सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है इनपुट। और आज स्टूडियो में जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, मैं आपसे उनका तारुफ करवाती हुई चलूं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद असलम घुम्मन साहब हैं, पीटीआई से भी इनका ताल्लुक है और ये डिफेंस एनालिस्ट भी हैं। और मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन पे, जिन्हें किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। हैंड इट ओवर टू यू मीर साहब। तारुफ की जरूरत तो हमारे ब्रिगेडियर साहब को भी नहीं है, लेकिन मैं एक तारुफ कराना चाहता हूँ। ये सह आदशाह हैं, पीटीआई में भी है, यहाँ फौज में थे तो यहाँ ISI के ये रहे और मुसन्नफ भी हैं, इन्होंने किताब भी लिखी है। हाँ, ये सच है, वो बड़ी जोरदार किताब है उनकी। तो इसलिए इनसे तो मुझे सबको डर लग रहा है, खुद मुझे भी डर लग रहा है। बात करते हैं इसलिए पहले मजहर बात देखें। बड़े साहब 2-3 सवाल हैं आज। जी जी, हम रायबंद पे भी आते हैं, लेकिन आज इजलास हो रहा है जी, खासतौर पर इस्लामाबाद में, जिसमें आपकी पार्टी भी शरीक हो रही है। जंग का खतरा सिरों पर मंडला रहा है। अच्छा, इसको कुछ लोगों का ख्याल है कि फॉरेन कश्मीर पर भी हमें अलग से एक इजलास करना चाहिए। कुछ बहुत सी बातें लोग कहते हैं, मुश्तरका जॉइंट सेशन भी करना, बहुत क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं। सलामती कौंसिल का भी हो रहा है, ये हो रहा है। इस पर हम बात करते हैं। मेरा ख्याल पहले मैं मजहर अब्बास साहब से पूछता हूँ ताकि फिर आपकी तरफ में आता हूँ। जी मजहर अब्बास साहब, क्या सूरत है? आज इजलास भी हो रहा है, बाद में मुझे परवेज मुशर्रफ के बारे में भी आपसे बात करनी है। ये इजलास के बारे में क्या कहते हैं आप? जी शुक्रिया मीर साहब। मेरा ख्याल है वो पुनीन न्याजी ने कहा था ना, हमेशा देर कर देता हूँ मैं काम करने में। तो ये मेरा ख्याल है इजलास बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। असल चीज ये है कि क्या हम आज के इजलास में कौमी इत्तेफाक राय बनाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि जो सियासी माहौल है उसमें वो इत्तेफाक राय मुझे बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये तो जरूर होगा कि मुश्तरका बयान जारी हो जाएगा, एलामिया जारी हो जाएगा, सब कहेंगे कि हाँ कश्मीर खौफ का मसला हल होना चाहिए, लेकिन क्या कोई स्ट्रैटेजी हमारे सामने है? मैं जो है मिलिट्री स्ट्रैटेजी की बात नहीं कर रहा, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी आपके सामने क्या है? उसमें सिर्फ दौरे करना, सिर्फ पार्लियामेंट्री वक्त को भेज देना, क्या यही काफी होगा? और जो वक्त भेजे जाते हैं उनकी अपनी इनपुट क्या है, उसकी कोई रिव्यू है? अब आप ये सोचेंगे, कश्मीर कमेटी के सरबराह ने पिछले दिनों एक बयान दिया, हाँ ठीक है, और उन्होंने कश्मीर फौज को लिंक कर दिया फाटा के साथ। मतलब मैं हैरान हूं कि आप किस तरीके से एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है सिर्फ कौमी इत्तेफाक राय ही जरूरी नहीं है, बल्कि देखना यह भी है कि वो इत्तेफाक राय महज एलामी तक रहता है या वाकई हम कोई एक ऐसी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाते हैं ताकि हमें डिप्लोमेटिकली भी कामयाबियां हासिल हो और सियासी तौर पे भी। अब आप सोचें कि भारत का मीडिया तो आपके वजीर आजम को और पाकिस्तान को जो कुछ कह रहा है वो कह रहा है, हम खुद भी तो अपने वजीर आजम को रॉ का एजेंट डिक्लेयर कर रहे हैं। हम खुद भी तो अपने वजीर आजम के बारे में जो बातें कर रहे हैं, मैं सिर्फ टाइमिंग की बात कह रहा हूँ। आप डिबेट हर सूरत में कर सकते हैं, उनकी इंडियन पॉलिसी को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं बेइंतहा, लेकिन पब्लिक में जो हम इमेज बिल्ड कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बिल्ड कर रहे हैं कि ये जो कुछ इस वक्त हिंदुस्तान कर रहा है इसके पीछे मियां नवाज शरीफ का, जब आप इस माइंडसेट के साथ अपने पब्लिक ओपिनियन बिल्ड कर रहे हैं तो आप कैसे कौमी इत्तेफाक राय पैदा कर सकेंगे? ये बात बड़ी बड़े साहब इंपॉर्टेंट है। अगर सब पार्टियां ये कहती हैं कि हमें इसको मुत्तहद हो जाना चाहिए, और हैं हम, और इंडिया के खिलाफ हम बिल्कुल सब जो जवाब नवाज शरीफ ने दिया वो हम देंगे, लेकिन हमें नजर आना चाहिए। शिमला पे गए थे, भुट्टो साहब सबसे मिले थे, 65 की जंग हुई थी और अयूब खान सबको लेके बैठ गए थे, हालांकि इलेक्शन से बड़े सख्त इलेक्शन से गुजरे थे और जिसमें बड़ी तेजी की। तो क्या आप तवक्को करते हैं कि आज कुछ कंसेंसस होगा? कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, मैं मदर अब्बास साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा।
बदकिस्मती से ये जो इन्होंने बात की है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को लिंक किया जा रहा है और उनको मोदी का दोस्त कहा जा रहा है या मुझे, ये इंसान का जो जेस्चर होता है ना, उसमें मैं आज रास्ते में राहिल शरीफ साहब की तकरीर सुन रहा था जो उन्होंने अभी गिलगित बल्तिस्तान की थी कि इंसान जो होता है या हुक्मरान या कोई भी अच्छा है, उसमें 3 चीज़ें होती हैं, करैक्टर, करेज और कॉम्पिटेंस और मॉरल करेज। कि अगर एक आदमी बुरा है, और देखें मोदी साहब ने तो कभी पाकिस्तान का नाम खुल खिला के लिए था, अभी ये हकीकत है कि तो इसका मतलब मजहर अब्बास साहब की बात ठीक है कि आपको में इत्तेफाक नहीं होगा, वहीं भी बात करें। इत्तेफाक होना चाहिए, ये हुक्मरान की होती है। देखिए ये हमारे ये माँ धरती है पाकिस्तान, हमारी अपनी जात से आगे मैं तो समझता हूँ, और ये हकीकत आप बताऊं, मेरे लिए ये मेरी माँ धरती सबसे मुकद्दम है, मेरी जात से, मेरे माँ बाप से, मेरे औलाद से। क्या हमने उस माँ धरती को वो मुकाम दिया है? और ये ज्यादा हुक्मरानों का होता है। ये कौन सा हुक्मरान आपका क्या ख्याल है कि अगर बॉर्डर पे आ जाए ये हमारा इंडियन फौज, जैसे तंग कर रही है रोज हमें वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो कौम एक होगी? मैं बिल्कुल बताऊं, जहां तक इंडिया का तलक है, जंग का तलक है, मेरा बच्चा पैदा होना है, जो पैदा भी होगा ना, वो उससे लेकर एक बूढ़े आदमी तक जिसकी कब्र में वो भी इंडिया के खिलाफ यकजा होकर हम बॉर्डर की हिफाजत करेंगे। और ये मैं आपको प्रोग्राम के वसासे से बताना चाहता हूं कि इंडिया को सबसे बड़ा खतरा है जो जरूरत नहीं कर रहा, वो 20 करोड़ अवाम है जो जज्बा ईमानी से, जो शहादत के जज्बे से लबरेज हैं। उन्होंने इसका थोड़ा सी झलक 65 में देखी थी। उस वक्त तो हम 10 करोड़ थे जिनके दिलों में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद दिखता, अभी तो हम 20 करोड़ हैं। फिर आज हम आर्मी वाइज दुनिया की कहते नन सेकंड टू नन बेस्ट आर्मी दुनिया की है, जिसको दुनिया मानती है, जिसमें जज्बा है, जिसके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है। और अब बावाल अल्लाह ने हमने न्यूक्लियर पावर बना दिया है, जो कि दुनिया में एक सबसे बेहतरीन, बहुत यानी हम आगे हैं उसमें हिंदुस्तान के। ये सारी चीजें हैं। जहां तक आपने बात की, कौम तो यकजा है। और इमरान खान ने भी कहा कि जी हम अपने इख्तिलाफ बुलाकर हम एक होंगे। और देखें, अगर मैं बताएं, शेर शीद बेशक एक आदमी है, लेकिन क्या इमरान अपना वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को बड़ा एक बड़ेपन का मुजाहरा नहीं जाता तो क्या कंसेंसस नहीं बनेगा? उन्हें बनने मैं एक क्यों आप थोड़ी सी आखिर इमरान को क्या पड़ी थी कि एक आदमी के लिए बयान दे, क्यों ना दे? कल ताहिर काजी के बारे में उन्होंने कहा कि रिश्ता लेने गया, तो कल शेख रशीद के बारे में आप कहना पड़ेगा। साहब आप इतने मंजे हुए माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं, लेकिन खुदारा हमें पाकिस्तानी बात करने। मैं एक बात हूँ, वो पार्लियामेंट लीडर है, एक पार्टी या एक वोटर, काफी दो है ना, तो ये हमें उनको बड़ेपन का मुजाहरा करना है। सारी मेरा शेरी रहमान बोलती है, आपके बोलते हैं, जितने भी बोलते हैं सारे कहते हैं कि हमसे मशवरा नहीं किया गया। सर आप बताएं, जो पॉलिसी बन रही है, हमारा फॉरेन ऑफिस पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? अगर नहीं कर रहा तो उसको टाइट फॉरेन ऑफिस मुझे बताएं, फॉरेन मिनिस्टर कहाँ है आपका? अच्छा, तो कितने फॉरेन मिनिस्टर है? जीएचक्यू में तो देखिए मेरी बात सुने, अरे सुने मीर साहब, लेट इट बी वेरी फ्रैंक। अगर नवाज शरीफ मशीर खारजा और फॉरेन वजीर खारजा में ज्यादा फर्क कितने मशीर खारजा हैं? एक है, एक है, दो है? नहीं, काफी साहब वो वजीर ममलकत है। नहीं, वो खारजा के ना होते हैं ना, मीर साहब नारबानी खर रही है, लेट इट बी न्यूट्रल। मैंने कहा कि आप एक मंजे हुए पुराने, चलो आप इसमें आप मुझे ब्राइब नहीं करेंगे। नहीं मैं ब्राइब नहीं, वन शुड बी न्यूट्रल। मेरा मुल्क सबसे पहले है, ये बात बाद में, ये फिक्रा बहुत अच्छा है। अच्छा जी, दूसरी बात जो पूछना चाह रहा था मजहर अब्बास साहब से, मजहर अब्बास साहब, ये परवेज मुशर्रफ ने बड़े खुल के कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो साजगार नहीं है, और तर्ज हुक्मरानी ऐसा है कि लोग आर्मी चीफ की तरफ जाते हैं, उसे आना पड़ता है। और मैं 40 साल फौज में रहा हूं, इसने फौज ने मेरा साथ दिया, इन्हें छुपाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। साथ इसका एतराफ किया कि हमने अमेरिका का साथ दिया, उसने हमें धोखा दिया। क्या आपने, मैं तो 4 बातें निकाली उनके इंटरव्यू से, बाकी तो मुझे समझ नहीं आई, क्या कहेंगे आप? मुझे तो मीर साहब, मुझे एयान अली पे तरस आ रहा है। देखिए कि एक आदमी जिस पर एक संगीन मुकदमा चल रहा हो, आर्टिकल 6 का, वो तो बहुत आराम से मुल्क से बाहर चला जाता है। और एक मॉडल जो है वो उस पर भी एक केस है, लेकिन शायद वो उतनी शिद्दत का केस नहीं है जितना परवेज मुशर्रफ साहब पे है। दूसरी बात, देखिए जमहूरियत की यही खूबसूरती होती है कि उसमें आप जमहूरियत को बुरा भला भी कह सकते हैं और उसमें आप आमरियत को भी बुरा भला कह सकते हैं। आमरियत में सिर्फ आप जमहूरियत को ही बुरा भला कह सकते हैं। परवेज मुशर्रफ साहब के ओपिनियन का एहतराम है, उनको राइट है ये उस चीज का,
लेकिन इस मुल्क को आइन से लेके एटमी ताकत बनाने का सेहरा जो है वो सियासतदानों के ही सर है। इस मुल्क में सियासतदानों ने बहुत सी गलतियां की हैं, उनका तर्ज हुक्मरानी बहुत खराब रहा है, लेकिन अगर आमिर बेहतर होता तो फिर वो अपनी लेजिटिमेसी के लिए सियासतदानों का सहारा क्यों लेता है? जो भी आमिर आया है उसने क्यों फिर सियासतदानों को तोड़ा, सियासी जमातों को तोड़ा, अपनी सपोर्ट हासिल की, जजेस को तोड़ा, जजेस के लिए ऐसे कवानीन लाए। तो जरा आप इस चीज को भी, तो इस चीज पर कभी परवेज मुशर्रफ साहब बात करें कि उन्होंने क्यों, जब वो बरसर इख्तिदार आए थे, तो इसका मतलब ये है कि जो आमिर आए हैं उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस नजर आती हैं। वरना एक आदमी 90 रोज के लिए आया, 11 साल रहा। एक आदमी कहता है कि जी मैं तो आना ही नहीं चाहता था, लेकिन वो 9 साल इख्तिदार में रह जाता है। और इस दौरान आप सियासी ढांचा बेहतर बनाने के बजाय उसको तितर बितर कर देते हैं। आपने कौमी सियासी जमातों को तकसीम कर दिया, आपने इस मुल्क में लिसानी और सत्तावाराना सियासत को फरोग दिया। तो आपने इस मुल्क में सियासी निजाम चलने कब दिया, बनने कब दिया आपने इस मुल्क में सियासी निजाम? तो ये मेरा ख्याल है परवेज मुशर्रफ साहब का राइट है ये कि वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करें, लेकिन वो साथ में आप देखें कि अदलिया के बारे में उनका क्या नुक्ता नजर है कि मैं मशरूत तौर पे आऊंगा, यानी पहले उनको ये एश्योरेंस दी जाए आपको कोर्ट रिलीफ देगी तो आप वापस आएंगे। तो ये तो उस अदलिया का काम है सोचने का कि जिसने इनको अलाउ किया था, उन हुकूमत का काम है कि जिसने अलाउ किया था, ECL से इनका नाम उतारा था। मैंने एयान अली का जिक्र इसीलिए किया क्योंकि उसने सुप्रीम कोर्ट से लेके हर अदलिया का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वो ECL से अपना नाम नहीं निकलवा सकी। ये बात ठीक है वगैरह साहब। देखें, एक साबिक आर्मी चीफ भी है, इस मुल्क का सरबराह भी है, और उसमें इसने मुल्क में एक तरह का ढांचा भी बनाने की कोशिश की, जिसमें काफ लीग भी बनाई, NRO के जरिए पार्टियों को वापस भी लाए। कुछ चीज़ें उन्हें पसंद आई, कुछ नहीं आई। बहरहाल एक पूरे प्रोसेस से वो गए और कोई ऐसी बगावत उनके। अब वो कह रहे हैं कि जब मैं वापस आया था, मुझे वापस इल्ज़ाम लगता था कि फौज ने उनको कोर्ट में पेश नहीं होने दिया, सजा नहीं देने दी। वो तो उसकी तौसीक कर रहे हैं कि ठीक है मैं फौज में था, फौज ने मेरा साथ दिया। देखिए जी, पहली बात है बदकिस्मती नादान दोस्त नहीं है वो। देखें, बेशक परवेज मुशर्रफ हो, मैं हूँ, आप हो, मजहर बास हो, इंसाफ जो है ना सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। हमारी बदकिस्मती है, मैं मजहर बास साहब से एग्री करता हूँ, फौजी हुक्मरान आए हैं या सिविलियन हुक्मरान अभी तक जो हैं, उन्होंने कानून की बालादस्ती को लागू करने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने अपने आप को कानून से बालातर समझा है। फौज आई, ठीक है, उनका जी, लेकिन पिछले 10-12 साल से, पहले 88 से लेकर 97 तक भी 10 साल मिले, फिर उसके बाद अभी 8 से कम विल तो हो ना। अभी यहाँ जजेस खरीदे जाते हैं, खा वो उनको डिवाइड किया जाता है, खा वो फौजी हुक्मरान थे या सिविलियन हुक्मरान थे। अभी मुझे बताएं, आप हैरान होंगे मीर साहब, मुझे पता नहीं अटेम्प्ट ऑफ कोड ना लग जाए, इनके मराज जाके देखें, इनकी तरहाएं देखें और इनके फैसले किसी की देखें, फेडरल सेक्रेटरी की देख लें आप, इस तरह हमारे पार्लियामेंटेरियन की देख लें आप। मैं फौजियों के नाम देता किसी की देख, मैं किसी को देखें, मैंने पहले कहा है कि फौजी से बालातर नहीं है। हम इस मुल्क के हिस्सेदार हैं। सजा जो अगर जिसने कानून तोड़ा है, जिसने आइन की खिलाफ वर्जी की है, जिसने कोई ज्यादती की, उसको सजा मिलनी चाहिए। बदकिस्मती से यहाँ गरीब तो जेल में सड़ता है और अमीर के लिए तरह तरह के कानून और अमेंडमेंट हो जाती हैं। मैं फौजियों का काम नहीं हुकूमत करना, ना परवेज मुशर्रफ का था, ना ज़िया था। हालात ऐसे पैदा होते। मुझे बताएं, क्या आपने अभी थोड़ी देर पहले आइन की खिलाफ की बात की, क्या हुक्मरान का पहला फर्ज नहीं है कि वो अपने रियाया को अमन पे दे, उनको रोजगार दे? अभी आप मुझे बताएं, हम ऑरेंज लाइन और ये तो बना रहे हैं, टोटल दुनिया के 188 मुल्क में हेल्थ पे हमारा 149 पे नंबर है। आप जाकर मेरे साथ अभी प्रोग्राम के बाद चले, हॉस्पिटल की हालत जाके देख लें। क्या ये आइन के हुक्मरानों के फराइज में शामिल नहीं होता कि सिर्फ ये है कि अरबों रुपये आप बाहर ले जाएं? क्या इससे बड़ा अपनी मानदती के साथ क्या ज्यादती हो सकती है? फौजी कम रहे, सियासी ज्यादा हो गया। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे फख्र है, मैं हर चीज पाकिस्तान की लिए। मैं चूंकि लेकर आखिरी बात पे आ रहा हूँ कि
मगर बात साहब, इस तरह का जो सूरत हाल है, फिर आपसे भी उसमें पूछता हूँ, जो सूरत हाल है बॉर्डर्स की, कल भी ये किसी मकबूजा कश्मीरी में कैंप पे हमला हुआ है, पता नहीं अब उसका क्या रिएक्शन होता है। और बॉर्डर्स पे भी हमारी जो फौज के तर्जमान उन्होंने जाके दिखाया कि देखो कौन सी यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक, अच्छा वो सर्जिकल स्ट्राइक पे अपना इसरार कर रहे हैं, शायद बेचना क्या इस वक्त सूरत हाल क्या नजर आती है आपको? जंग की फजा है या इंडिया रिट्रीट कर रहा है? कुछ लोगों का ख्याल है कि अब वो जंग की बात करना कम कर रहा है कुछ। मेरा ख्याल है जो मोदी साहब का कल का बयान है उससे तो मुझे नजर आता है कि वो रिट्रीव पर है। और लेकिन हमें देखिए, अब आपने बॉर्डर पे ले गए, बहुत अच्छी किया सहाफियों को। मेरा ख्याल है इंटरनेशनल जो एनवॉयज हैं उनको भी ले जाना चाहिए, ठीक बात और है। इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी ले जाना चाहिए। असल चीज मेरे कन्विंस होने की नहीं है। असल चीज ये कि क्या हम दुनिया को कन्विंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं किसी हवाले से भी, वो बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बैनुल अक़वामी सतह पे जब तक एक पब्लिक ओपिनियन इस हवाले से बिल्ड नहीं होगा, और हमें अगर इंडिया रिट्रीव भी कर रहा है तो हमें अपने तौर पे इस चीज के बारे में दुनिया को बताना बहुत जरूरी है कि ओडी का वाकया कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने कराया। ये जरा इसकी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन पर हम मुसलसल जोर देते रहें ताकि उनको एक्सपोज करें हम। साथ में हम कश्मीर की अपराइजिंग के हवाले से और कश्मीर में जो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो रहे हैं उसके हवाले से भी हमें, मेरा ख्याल है, और ज्यादा मुतहर्रिक होने की जरूरत है। क्योंकि उस तरीके का ओपिनियन हम नहीं बिल्ड कर पा रहे। ठीक बात है। इसलिए मुझे लग रहा है कि कश्मीर पे उस पे इस मोदी के कल के बयान से मुझे लगता है कि इंडिया वन स्टेप बैकवर्ड गया है। लेकिन हमें अलर्ट जरूर रहना चाहिए और ये देखना चाहिए कि किसी वक्त भी, क्योंकि अक्सर यही होता है कि अगर बहुत ज्यादा खामोशी भी हो जाए तो खतरात बहरहाल अपनी जगह मौजूद रहे। लाल बिफोर द स्टार भी देखना चाहिए। जी ब्रिगेडियर साहब, ये देखें, जैसे मतलब हमेशा इंडिया ने झूठ पे झूठ बोले हैं। ये अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात की है, उरी वाला मतलब ये सारा मन गर्द, और ये सर्जिकल स्ट्राइक उसको जवाब मिल गया है। ये जो अभी रिट्रीट पे आ रहे हैं ना, वो एक तो सर्जिकल स्टाफ, हमने तो अपनी कैजुअलिटी बता दी कि हमारे 2 फौजी शहीद हुए हैं, 9 जख्मी, वो भी वापस ड्यूटी पे आ गया है। उन्होंने नहीं, जबकि उनकी 6 पोस्टें तबाह की। और दूसरा मैंने कुछ कहा है कि इंडिया को ये पता है, कल आप वाघा बॉर्डर पे जाए परेड देखने, ठीक, हमारी परेड में रौनक है, क्योंकि हमारा हर बच्चा शहादत के जजबे से मुल्क के दिफा की सरहद पर, तो इसलिए वो जुर्रत नहीं करेगा उसको। आपके पास टाइम नहीं है, मैं वाकया बताता है इनके चीफ के। चलिए हम बुज़दिल हैं, ये अपना आपको प्लानिंग जरूर करेंगे, आपको डराए धमकाएंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन में आकर ये बस हो जाते हैं। और ये बड़ी डरपोक कौम है, पाकिस्तान एक बहादुर कौम है, पाकिस्तान का बच्चा बॉर्डर पे पहुंचने को। थैंक यू वेरी मच जी, हमें बिल्कुल वाइंड अप करना पड़ रहा है बहुत। जी, मुझे अमीर साहब को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।